आज का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन हमने द पाइनियर से लिया है। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन है। क्यों? इसमें बोस की विनिंग स्ट्रेटजी पर ध्यान दिया गया है। देखो क्या कहा गया है, बोस विनिंग गोल फॉर इंडिपेंडेंस। ये आर्टिकल का टाइटल है, मतलब एडिटोरियल का टाइटल है। इसमें ऑथर जो है, राइटर, ये आर्ग्यू कर रहा है जितना क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए उतना क्रेडिट बोस को नहीं मिला है। आज़ादी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट नेहरू और महात्मा गांधी जी को मिला है, जबकि बोस ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि बोस का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या रीज़न है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग कम्युनिज्म को लाइक करते थे, तो कुछ लोग जो है सोशलिस्ट टेंडेंसी को लाइक करते थे, और कुछ लोग कहते थे कि हमें क्या है, ब्रिटिशर्स की इनर कंसाइंस को जगाने की ज़रूरत है। अगर हम ब्रिटिशर्स की इनर कंसाइंस को जगा देते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी जो नॉन वायलेंस पे यकीन करते थे, उनका कहना था कि हम केवल नॉन वायलेंस से इस फ्रीडम को जीत सकते हैं, मतलब फ्रीडम पा सकते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। मगर बोस का कहना था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो बोस कहना चाहते थे कि आप जो है रेडिकल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कीजिए, जिससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स परेशान होकर देश छोड़कर चले जाएंगे। तो यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं आर्टिकल में। मेन मकसद क्या है, कंपैरिजन, मतलब ऑथर कहना चाहता है जितना क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए था उस तरह से उनको क्रेडिट नहीं मिला है, जबकि नेहरू और महात्मा गांधी को क्रेडिट बहुत मिला। मगर कुछ ऑथर कहते हैं कि जैसे फील्ड का ग्राउंड होता है, मतलब फुटबॉल का ग्राउंड होता है या कोई भी क्रिकेट का ग्राउंड है, तो सभी लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट, मतलब जो ज़्यादा रन बना देता है उसको मैन ऑफ द मैच मिल जाता है। तो इसी तरह डिफरेंट ऑथर क्रिटिक्स भी हैं बोस के, और कुछ ऑथर जो है सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग गांधी जी का भी सपोर्ट करते हैं। अलग अलग ऑथर की अपनी अपनी राय है। तो आज के आर्टिकल में हम देखते हैं बोस ने किस तरह से, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरह से इंडियन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, और उनका क्या योगदान रहा हमारे फ्रीडम फाइटिंग में। देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में ही इन्होंने बताई है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के थ्रू, एक्सिस पावर के थ्रू, उन्होंने एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर में, वो हमारी थी जर्मनी, जापान, इटली, इनकी हेल्प ली, और इनकी हेल्प के थ्रू इंडिया में रिवॉल्यूशन लाने की। देखो आज़ाद हिंद फौज ही थी जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज़ादी पर पड़ा, हमारी आज़ादी के स्ट्रगल पर पड़ा, और उसके स्ट्रगल की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर छोड़ कर गए। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि बोस जी ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई वो डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हो गया कि उन्होंने सभी चीज़ों के नाम पर विंग्स बनाई थी। देखो रानी लक्ष्मी करके एक विंग्स बनाई थी, ठीक है। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये बात कही गई है कि डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट प्लेसेस पर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस तरह गांधी जी नॉन वायलेंस के थ्रू, पिटीशन के थ्रू अपनी आज़ादी के स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के थ्रू और एक्सिस पावर की हेल्प लेने की वजह से आगे जा रहे थे। अब देखो क्या हुआ, आप जानते हैं कि 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र जी INC के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी सेशन हुआ। कौन सा? त्रिपुरी सेशन हुआ MP में, जिसमें गांधी जी की कंसेंट नहीं ली गई और सुभाष चंद्र बोस जी को वहां की प्रेसिडेंटशिप छोड़कर जाना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों के बीच में इख्तिलाफ तो आए, मगर आप देखेंगे कि लिटरेट आदमी इख्तिलाफ भी करता है, कितना एजुकेशनली करता है। उन्होंने इख्तिलाफ के बाद भी गांधी जी को वहां से, म्यांमार से, उन्हें फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी, और गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को हीरो ऑफ द नेशन बताया गया। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म के बाद भी आप देखेंगे कितना रिस्पेक्टफुल चीज़ें दोनों के बीच में इमर्ज हुई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सोसाइटी में लोग फैमिली पे अटैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अटैक करते हैं, मगर आप नहीं देखेंगे कि लोगों के द्वारा
सपोर्ट किया जाता है एक दूसरे के आर्गुमेंट में। देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन का। अगर आप अपोजिशन ही खत्म कर देंगे तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी, इन फ्यूचर पब्लिक को बहुत नुकसान होगा। तो किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी ने एक दूसरे के व्यूज़ का रिस्पेक्ट किया। अब सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ क्रिटिसिज्म हैं, कुछ ऑथर जो है सुभाष चंद्र बोस जी को या सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो अलाइड एक्सिस पावर एडोल्फ हिटलर का सपोर्ट किया, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने लाखों ज्यूज का परसिक्यूशन किया था और इंपीरियल जैपनीज आर्मी के साथ वो काम कर रहे थे। इंपीरियल जैपनीज आर्मी के इतने बड़े उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि चाइनीज में पूरे शहर को उन्होंने तबाह कर दिया। तो इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के, और उनकी अच्छाइयाँ भी बताई जाती हैं। ठीक है, कुछ हम देख लेते हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के आइडियाज़ में क्या डिफरेंस थे, जो प्रीलिम्स में भी आपके यूज़ हो सकता है और आपके इसमें भी यूज़ हो सकता है। किसमें? मेंस में भी यूज़ हो सकता है। देखो अप्रोच क्या थी, गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पैसिव रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते थे। मतलब गांधी जी का कहना था कि हमें जो है ब्रिटिशर्स की कंसाइंस जगाने की ज़रूरत है। अगर उनकी इनर कंसाइंस जग जाती है तो हमें क्या होगा, आज़ादी ईजिली मिल जाएगी और हमें ज़्यादा हो हल्ला या फिर लोगों के साथ मारपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते थे, मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए और एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए, आर्म्ड स्ट्रगल करना चाहिए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ही ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकती है, नॉन वायलेंट एक्टिविटी से कुछ नहीं होने वाला है, ब्रिटिशर्स भागेंगे नहीं। मगर आप इन फ्यूचर अगर देखेंगे, पास्ट में देखेंगे कि दोनों की ही एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से भी ब्रिटिशर्स और नॉन वायलेंट एक्टिविटी तो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेल्सन मंडेला के द्वारा, सभी के द्वारा गांधी जी की आइडियोलॉजी और आइडियाज को फॉलो किया जाता। आगे क्या बताया है, आगे इन्होंने बताया है लॉन्ग टर्म लीडर ऑफ आईएनसी शेपिंग द स्ट्रेटजी ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या होता है, आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट विद आईएनसी लीडर इवेंचुअली रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये हम डिस्कस कर चुके कैसे सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी गांधी जी से नहीं मिलती थी, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया त्रिपुरी सेशन से और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में और बहुत सारी विंग्स बनाई उन्होंने। जबकि क्या है, गांधी जी की आइडियोलॉजी से पूरे कांग्रेस की आइडियोलॉजी शेप हुई। उन्होंने नॉन वायलेंट एक्टिविटी अपनाई, ट्रस्टफुल एक्टिविटी अपनाई, अहिंसा का सपोर्ट किया। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल क्या था, आप देखो गांधी जी का लीडरशिप स्टाइल कैरिस्मेटिक था, स्पिरिचुअल लीडर थे विद फोकस ऑन मोरल अथॉरिटी। मोरल अथॉरिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, किस तरह से परस्यूट किया जाए ब्रिटिशर्स को ताकि वो हमें जल्द से जल्द आज़ादी दे दें। कैरिस्मेटिक लीडर थे, मोदी जी की तरह कैरिस्मेटिक लीडर थे, जहां से चले जाते थे वहीं पर लोग इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, जबकि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, वो फोकस करते थे आर्म्ड स्ट्रगल पर। उन्हें पता था अगर हमें आज़ादी चाहिए तो फाइट करना ही पड़ेगी, मरो या करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, मगर रियल जो फॉलो कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल अलायंस, गांधी जी इंटरनेशनल अलायंस पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रेंथ पर विश्वास करते थे, मोरल अथॉरिटी पर विश्वास करते थे कि आप डटे रहिए, नॉन वायलेंस की तरह डटे रहिए और ट्रस्ट पे डटे रहिए, आपको जरूर आज़ादी मिलेगी। जबकि ये क्या करते थे, इंटरनेशनल सपोर्ट पाना चाहते थे, नाजी जर्मनी का, जापान का और ब्रिटेन का, इसके थ्रू ये आज़ादी चाहते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। दोनों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। अगर आप आइडियोलॉजी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी प्योरली अलग व्यूज रखते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी बिल्कुल अलग व्यूज रखते हैं। गांधी जी कभी भी नाजी जर्मनी का सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। मगर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था आप मीन्स पे ध्यान मत दो, आप नाजी का सपोर्ट ले लो मीन्स में, मगर एंड हमारा अच्छा हो जाएगा। गांधी जी कहते थे मीन्स भी अच्छा होना चाहिए एंड को पाने के लिए। ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या था, मैं आपको बता चुके, ये नॉन वायलेंस अहिंसा पर बिलीव करते थे और
ट्रथ मतलब सत्याग्रह पे बिलीव करते थे। इनका कहना था कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी लाइए, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी लाइए और सोशलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा आप कंट्रोल करिए रिसोर्सेज पे, उन्हें पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मगर गांधी जी का कहना था कि ये सोशलिज्म इस टाइप का नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज सोशलिस्ट टेंडेंसी होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी इस तरह की बात करते थे। मेथड ऑफ प्रोटेस्ट क्या हो? इन्होंने सत्याग्रह किया, सही है, ट्रथ पे बिलीव किया, कॉपरेशन और डांडी मार्च ये सब वगैरह किए गए। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की। ब्रिटिशर्स रूल, अपील मोरल कंसाइंस, मैंने आपको बता दिया कि इनर कंसाइंस अगर ब्रिटिशर्स की जग जाएगी तो क्या होगा, पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा, ब्रिटिशर्स पावर छोड़कर चले जाएंगे। मगर ऐसा कंफर्म नहीं है कि आप मोरल कंसाइंस हमेशा जगा देंगे। अगर ऐसा होता तो हो नहीं जाता। सुभाष चंद्र जी की जो कन्फ्रंटेशन एक्टिविटी थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी, इनने बहुत पार्टिसिपेट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा डर गए थे। तो दोनों का पार्टिसिपेशन है। आप अगर एक को क्रिटिसाइज करते हैं और एक को सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपके आंसर में बैलेंस दिखना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक विजन आप अच्छे से जानते हैं, ये सेल्फ सफिशिएंट स्वराज पर फॉलो करते थे और ऐसी एक्टिविटी पे फॉलो करते थे जिसमें मशीनरी का कम से कम यूज हो, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। जबकि हमारे सुभाष चंद्र जी कहते थे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए और स्ट्रेंथफुल इंडिया को बनाना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। मगर गांधी जी का कहना था विलेज इकोनॉमी को बल देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग विलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम हो, जिसे स्वराज कहा गया। इन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम को हमें बल देना चाहिए। लीगेसी एंड रिकॉग्निशन, वाइड रिकॉग्निशन ऑफ फादर ऑफ नेशन, मतलब इन्हें फादर ऑफ नेशन की उपाधि तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कई बार इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा है, रंगून से, म्यांमार से, जो इस टाइम बर्मा कहा जाता था, और ये एज ए नेशनल हीरो कहे गए। ठीक है, कॉन्क्लूजन में क्या निकलता है कि जिस तरह से डिफरेंट पर्सनालिटी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उनके अपने अपने कंट्रीब्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक बैलेंस व्यू रखते हुए उनको बताना चाहिए कि सभी एक्टिविटी फ्रीडम फाइटर में हमारे लिए ज़रूरी थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी, कम्युनिस्ट एक्टिविटी भी और ट्रूथफुल और सत्याग्रह एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी थी। तो ये हमने एडिटोरियल डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।